नमस्कार, 8 की ताजा खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ और शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से, जहां कमलनाथ के गढ़ छिंदवाड़ा में आज अमित शाह किलाबंदी करने पहुंचेंगे। दरअसल छिंदवाड़ा जिले के दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री रहेंगे और जुन्नारदेव में बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा को संबोधित करेंगे। आपको बताते चलें कि भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता कमलनाथ के गढ़ यानी छिंदवाड़ा में जाकर प्रचार करेंगे और मध्य प्रदेश का ये सियासी रण अब और भी दिलचस्प हो चला है। आज छिंदवाड़ा से अमित शाह क्या बातें कहने वाले हैं, कमलनाथ के गढ़ में जब वो हुंकार भरेंगे तो किन मुद्दों पर होगी बात और क्या होगा कमलनाथ का घेराव। कांग्रेस पार्टी के बड़ा और दिग्गज चेहरा कमलनाथ का गढ़ कहे जाने वाले छिंदवाड़ा से जब अमित शाह, जो कि भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक हैं, और जनसभा को संबोधित करेंगे, कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देंगे। मध्य प्रदेश की राजनीति में आज का दिन बेहद दिलचस्प। और आदिवासी वोटर्स को साधने में जुटे अमित शाह। दरअसल आदिवासी महापुरुष शहीद शंकर शाह और रघुनाथ शाह की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे। महाकौशल की 38 सीटों पर इसका असर पड़ सकता है। 84 सीटों पर आदिवासी वोटर्स यहां प्रभाव डालते हैं और प्रभाव भी ऐसा कि हार और जीत तय करते हैं आदिवासी। दरअसल महाकौशल की 38 सीटों पर इसका असर हो सकता है, क्योंकि अमित शाह जब आदिवासी वोटर्स को साधने के लिए तैयार होकर आ रहे, 84 सीटों पर जो असर है वो दिखाई देगा आदिवासी वोटर्स का। और इन्हें साधने के लिए अमित शाह आ रहे हैं। शहीद शंकर शाह, रघुनाथ शाह को नमन करेंगे और आदिवासी वोटर्स पर रहेगा फोकस अमित शाह का। तो राजनीतिक जगत के दिग्गज तो प्रचार में जुटे हैं, तैयारी में जुटे, वहीं प्रशासन भी पूरी तरह से एक्शन में नजर आ रहा है। धरपकड़ जारी है। दरअसल पुलिस सतना में, नागौद पुलिस ने एक कार से बड़ी मात्रा में हीरे और सोने की ज्वेलरी पकड़ी है, जिसकी कीमत करीब 5 करोड़ 20 लाख रुपए बताई जा रही है। दरअसल कार में 4 लोग सवार थे जो ज्वेलरी के दस्तावेज नहीं दिखा सके और यहां इसकी जो अनुमानित कीमत वो 5 करोड़ से भी ज्यादा है। बड़ी मात्रा में हीरा और सोने के जेवरात जब्त किए हैं और जब्त जेवरात की कीमत करीब 5 करोड़ 20 लाख रुपए बताई जा रही है। भोपाल से रीवा आ रही कार से ये जेवरात जब्त किए गए। कार सवार 4 लोग दस्तावेज भी नहीं दिखा सके। नागौद कोतवाली पुलिस ने कार्रवाई की। पांच करोड़ से ज्यादा के जेवरात जब्त किए गए। प्रशासन पूरी तरह से एक्शन में है और ये जेवरात कहां से आए, कहां ले जाए जा रहे थे, इसका कोई रिकॉर्ड नहीं वो दिखा सके। और बड़ी मात्रा में हीरे और सोने के जेवरात यहां पर जब्त किए गए। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश प्रशासन पूरी तरह से एक्टिव है। इस बार के विधानसभा चुनाव को लेकर किसी भी तरह की चुनाव प्रभावित करने वाली सामग्री को अवैध रूप से लाने ले जाने पर रोक। और इन चुनावों में धनबल को रोकने के लिए प्रशासन लगातार सघन जांच किए जा रहा है। और इसी क्रम में मंडला जिले के बीजा डांडी थाना के मानिकसरा रोड पर एफएसटी की टीम को बड़ी सफलता मिली है। टीम ने यहां से 3 लोगों को नकदी सहित 46 लाख रुपए की कीमत के सोने और चांदी के जेवरात बरामद किए। सोने के जेवरात का वजन 388 ग्राम था, जिसकी कीमत 20,29,577 रुपए है। वहीं चांदी के जेवरात का वजन 33 किलो के करीब बताया जा रहा है, जिसकी कीमत 25,15,704 रुपए है। कार सवार लोग इस संबंध में कोई ठोस जानकारी नहीं दे पाए, लिहाजा कार, नकद और सोना चांदी जब्त कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। कार सवार तीनों लोग जबलपुर के रहने वाले बताए जा रहे हैं। एफएसटी टीम के द्वारा आचार संहिता के चलते चेकिंग की जा रही है लगातार, जिसमें एफएसटी टीम को सोना एवं चांदी में कुछ नकदी रुपए मिले थे। इसमें जो चांदी है की मात्रा है करीब 33 किलो चांदी है और सोना करीब 388 ग्राम है और इसकी कीमत 10 लाख रुपए से ज़्यादा होने के कारण
आयकर विभाग के द्वारा भी इसमें कार्रवाई की जा रही है। और चुनाव चल रहे हैं, ऐसे में नेताओं के बिगड़े बोल भी सामने आ रहे हैं। रतलाम जिले के आलोट में विधानसभा में जुबानी जंग जारी है। विधानसभा के इन चुनावों में कांग्रेस नेता ने अपने ही दल के नेता सज्जन सिंह वर्मा पर जुबानी प्रहार किया। उन्होंने सज्जन सिंह को जुआ, सट्टा चलाने वाला, गांजा, भांग बेचने वाला नेता बताया। और इससे पहले हाल ही में सज्जन सिंह वर्मा ने प्रेमचंद गुड्डू के निर्दलीय चुनाव लड़ने पर निशाना साधा था। उन्होंने प्रेमचंद गुड्डू को नमक हराम बताया था और साथ ही कहा था क्या कांग्रेस गुड्डू को राष्ट्रपति बना दे। बता दें कि प्रेमचंद गुड्डू ने कांग्रेस से आलोट विधानसभा सीट के लिए टिकट मांगा था, लेकिन कांग्रेस ने उनकी जगह मनोज चावला को टिकट दे दिया। अब देखिए, कांग्रेस का धर्म है सांप भी सामने आया तो दूध पिलाओ। अब सांप का धर्म भी काटना है, काट भाई। हम तो दूध पिला के तुझे जीवित रखा। कांग्रेस ने क्या नहीं दिया उस परिवार को, क्या नहीं दिया। मध्य प्रदेश युवक कांग्रेस का अध्यक्ष, सांसद, ये मैंने क्या राष्ट्रपति बनेगा भैया? राष्ट्रपति बना दे। सोचना चाहिए कि कांग्रेस ने पाल पोस के बड़ा किया। इतना नमक हरामी तो किसी ने मैंने नहीं देखा। सज्जन जो है वो दुर्जन और उसके दुर्जन के मैं कारनामे बताना चाहता हूँ। कांग्रेस पार्टी ने इसको मीसा में बंद किया था और मीसा में किस कारण से बंद किया था? ये जुआ और सट्टा चलाता था और गांजा और भांग कॉलेज के अंदर बेचता था। ये रिकॉर्ड है जूनी इंदौर थाने पे, इसके ऊपर मुकदमे दर्ज है। वो हमको और अब रायपुर से एक बड़ी खबर आपको बता दें। दरअसल छत्तीसगढ़ के इस चुनावी महासमर में कांग्रेस पार्टी ने प्रचार करने के लिए राहुल गांधी को अब मैदान में उतारने का फैसला किया है। राहुल गांधी आज भानु प्रतापपुर में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। फरसगांव में सभा को संबोधित करेंगे। 29 अक्टूबर को राजनांदगांव और कवर्धा में जाएंगे राहुल गांधी। दरअसल कांग्रेस उम्मीदवार के लिए वो वोट भी मांगेंगे। आपको बताते चलें कि छत्तीसगढ़ के रण में राहुल गांधी आज भानु प्रतापपुर में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे और साथ ही आपको बताते चलें कि फरसगांव में सभा को संबोधित करेंगे राहुल गांधी। इसके अलावा राहुल गांधी के मंच से किन बातों का जिक्र होता है ये भी आपको बताएंगे। फिलहाल आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से अब इस चुनावी समर में रम गई है और इस बार प्रत्याशियों के लिए वोट मांगने राहुल गांधी आ रहे हैं। आज भानु प्रतापपुर में चुनावी जनसभा होगी। इस सभा से मंच से क्या बातें और किन विषयों का वो जिक्र करते हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ में जिस तरह का आरोप बीजेपी के द्वारा लगाया जा रहा है कांग्रेस पार्टी की सरकार पर और जो वादे किए जा रहे हैं, क्या कोई नई घोषणा भी यहां से राहुल गांधी कर सकते हैं, देखने का विषय होगा। और एक और बड़ी खबर जहां रायपुर से आ रही है। बीजेपी के 40 स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी गई है। आपको बताते चले कि भारतीय जनता पार्टी ने 40 स्टार प्रचारकों की सूची में जिन चेहरों को शामिल किया है वो चेहरा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। दूसरे चरण के लिए प्रचार करेंगे और अमित शाह दूसरे चरण के लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों के पक्ष में वोट की अपील करेंगे। 17 तारीख को यह वोट होना है और ऐसे में दूसरे चरण के लिए स्टार प्रचारकों में बीजेपी ने दूसरे चरण के लिए पीएम मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, योगी आदित्यनाथ, जेपी नड्डा, स्मृति ईरानी, अनुराग ठाकुर जैसे चेहरों को मैदान में उतारा है। कई प्रदेशों के मुख्यमंत्री भी आकर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों के पक्ष में वोट मांगेंगे, जबकि सर्व प्रमुख चेहरा भारतीय जनता पार्टी का नरेंद्र मोदी रहेंगे और नरेंद्र मोदी दूसरे चरण के वोट से पहले आकर प्रदेश में प्रचार में शामिल होंगे, लोगों को संबोधित करेंगे। अमित शाह, जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, स्मृति ईरानी, योगी आदित्यनाथ, अनुराग ठाकुर जैसे चेहरे इस बार के विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए लोगों से वोट मांगते, प्रत्याशियों के समर्थन में सपोर्ट मांगते नजर आएंगे। और अब बात छत्तीसगढ़ के सियासी संग्राम में सबसे बड़े बयान की,
जो दिया है विधानसभा के अध्यक्ष चरणदास महंत ने। दरअसल छत्तीसगढ़ में मतदान की उल्टी गिनती चल रही है और ऐसे में सत्ताधारी पार्टी की यानी कांग्रेस की जीत के लिए जोर लगाया ही जा रहा है, स्वाभाविक है। और इस बीच चरणदास महंत ने एक बहुत बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। यह निर्देश हाईकमान ने दिया है। हाईकमान से साफ कह दिया है कि सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा और जीत के बाद सभी नेता दिल्ली जाएंगे, जहां आला कमान यह तय करेगा कि मुख्यमंत्री कौन होगा। ऐसा पहली बार हुआ है। कांग्रेस की तरफ से किसी ने सार्वजनिक तौर पर खुलकर सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ने की बात कही है। सीएम के लिए हाईकमान ने साफ साफ कह दिया है कि यहाँ पर सामूहिक नेतृत्व में चुनाव होगा। हम सब चुनाव जीत के अपने साथियों के साथ दिल्ली पहुंचेंगे और हाईकमान जो भी निर्णय करेगा वो मुख्यमंत्री बनेगा। रमन सिंह ने कहा सीएम चेहरे पर चुनाव नहीं लड़ती है भाजपा, क्या कहना चाहेंगे? रमन सिंह तो अभी तक पूरा अपने चेहरे के साथ लड़ते थे। इस बार भाजपा के पास कोई चेहरा नहीं है, ऐसा चेहरा नहीं है जिनको लोग पहचाने, जिनके नाम पर वोट दे, इसलिए उनके पास चेहरे नहीं है और बहाना बना रहे हैं। और जैसे ही विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत ने सामूहिक नेतृत्व वाला बयान दिया, प्रमुख विपक्षी पार्टी बीजेपी ने इसे तुरंत लपक लिया। बीजेपी मीडिया विभाग के प्रमुख अमित चिमनानी ने कांग्रेस पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि बघेल है तो भरोसा है वाले नारे को खुद कांग्रेस पार्टी नहीं दोहराना चाहती। उस नारे पर जनता कैसे भरोसा करेगी? छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार ने आपसी झगड़े में 5 साल बिता दिए। भूपेश है तो भरोसा है, ये नारा अब कांग्रेस के लोग ही दोहराने को तैयार नहीं है। विधानसभा के अध्यक्ष कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आदरणीय चरणदास महंत जी का ये बयान कि दिल्ली में तय होगा मुख्यमंत्री कौन होगा, ये इनकी अंदरूनी लड़ाई का एक बड़ा प्रमाण है। भूपेश बघेल से कांग्रेस के नेता ही खुश नहीं हैं तो जनता कैसे खुश होगी? पूरे 5 साल मुख्यमंत्री के झगड़े में ही इन्होंने ख़त्म किए। जनता का उत्पीड़न होता रहा। अब जनता इन्हें जनमत ही नहीं देगी और मुख्यमंत्री किसे बनाया जाए ये सोचने की तकलीफ अब कांग्रेस को उठानी नहीं पड़ेगी। और चुनाव का मौसम है, ऐसे में चुनावी चुस्की तो बनती है। नजर डालते हैं चुनावी चुस्की पर। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक पांडे और हमारे इस खास कार्यक्रम चाय की चुस्की में आपका स्वागत है। इस वक्त हम हैं धमतरी विधानसभा के क्षेत्र में और यहाँ की चाय दुकान पर हम यहाँ के आम लोगों से बात करेंगे कि यहाँ के चुनाव के मुद्दे क्या हैं, नेताओं का प्रदर्शन कैसा है और कौन कौन से उम्मीदवार जो हैं मैदान में उनकी स्थिति क्या है। सबसे पहले बात करेंगे धमतरी के जो व्यवसायी हैं उनसे। आप बताइए कि धमतरी में ये 2023 का विधानसभा चुनाव किन मुद्दों पर लड़ा जाएगा? धमतरी में जो अभी मुख्यतः जो सबसे बड़ी परेशानी है वो है विकास की। विकास इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके, जैसे औद्योगिक वार्ड है, बस स्टैंड है और ड्रेनेज सिस्टम है और भी अन्य रोड। ये मुद्दे तो पिछले चुनाव में भी थे। हाँ, लेकिन वही आज भी हैं और उसी का दुख है कि हमको मजबूत नेतृत्व नहीं मिल पा रहा है। और अभी जो चुनाव में घोषणा हुई है दोनों प्रमुख पार्टियों के द्वारा, तो ऐसा फिर लग रहा है कि धमतरी फिर बहुत 5 साल पीछे जाने वाला है। तो मैं अपील करूंगा जनता से कि व्यक्ति को देख के इस बार वोट करें और हमें बहुत दुख हो रहा है कि इस बार हमें फिर अच्छे प्रत्याशी नहीं मिलने वाले। हमको लगता है कि जो भी प्रत्याशी यहाँ पे बन के आएगा तो हमारे जो धमतरी है उसका विकास अवश्य करेगा और जनता भी उसके हिसाब से देगी। जनता को ये पता है कि कौन प्रत्याशी कितना काम कर सकता है, तो जनता को भली भांति पता है कि कौन क्या कर सकता है, उसके हिसाब से जनता वोट करेगी। तो इस चुनाव में प्रत्याशी मुद्दा रहेगा कि मुद्दों पर चुनाव लड़ेंगे? प्रत्याशी पर वोटिंग होगी कि मुद्दों पर वोटिंग होगी? मुद्दों पर ही वोटिंग होगी। जो जिसका मुद्दा अच्छा रहेगा उसके हिसाब से वोट दिया जाएगा। दोनों कांग्रेस पार्टी और बीजेपी ने अभी तक पूरा नहीं किया है, तो बहुजन समाज पार्टी समतामूलक समाज बनाने के लिए बहुजन हिताय और बहुजन सुखाय, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की नीति पर चलकर यहाँ बहुजन समाज पार्टी की उम्मीदवार उतारा है। बसपा तो लंबे समय से धमतरी में सक्रिय रही, लेकिन अभी तक
चुनाव में उसकी बड़ी भूमिका सामने नहीं आ पाई, क्या कारण है इसका? देखिए, लगातार बहुजन समाज पार्टी छत्तीसगढ़ में विपरीत परिस्थिति में 1 से 2 सीट, अधिकतम 3 सीट तक लिए हैं छत्तीसगढ़ में। और हमें वर्तमान में छत्तीसगढ़ में 2 विधायक है, 6 से 7 जगह हम लोग सेकंड नंबर में आए हैं। और धमतरी में भी आप देख रहे हो, लगातार हम लोग छोटे छोटे मुद्दे, जनहित के मुद्दों को लेकर लड़ रहे हैं। और इस समय भी धमतरी में हम ऐसे प्रत्याशी उतारे हैं। कुरुद में तो ऐसे हमारे पिछड़ा वर्ग का भाई है, लगभग उस समाज के 14-15 हज़ार वोट है, नामांकन भरने के लिए पैसा नहीं है। ऐसे गरीब मजदूर कैंडिडेट हम लोग लालचंद पटेल को उतारे हैं। और धमतरी में भी आप देखो 2009 में जो किसान आंदोलन हुआ था, सियावा चौक में चक्का जाम जो हुआ था, उसमें वहाँ किसान आंदोलन का प्रमुख भूमिका निभा रहे थे घनाराम साहू। और अविवाहित है, पढ़ा लिखा है, ग्रेजुएट है, ऐसे को हम लोग मैदान में उतारे हैं। और निश्चित है किसान आंदोलन की वजह से आज सरकार मजबूर होकर किसानों को उपज का डबल दाम दे रहे हैं। और हम लोग विकास के मुद्दे को लेकर शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, आप देख रहे हो सरकारी अस्पताल का बुरा हाल है। आज के पोस्टमार्टम कराने के लिए स्थायी स्टाफ नहीं है। आज पोस्टमार्टम कराने के लिए गरीब व्यक्ति आते हैं जिला मुख्यालय में, तो 1000 से 1500 रुपये हम उसको पेमेंट करते हैं, तब पोस्टमार्टम करते हैं। जबकि सरकार को चाहिए कि स्थायी व्यवस्था करे, फेरबदल करने का उनको अवसर मिलता रहता है, चाहे वो पीएससी जैसे मुद्दे के रहे और चाहे स्थानीय मुद्दा भी रहे। रही बात जिला स्वास्थ्य की, कि इनके खुद के जो मंत्री थे, उन्होंने यह स्वास्थ्य विभाग को भी छोड़ दिया था कि हम मूलभूत सुविधाएं हम दे नहीं पा रहे जनता को। और रही बात स्टाफ की, जिस प्रकार से बात कर रहे हैं, हमारी यानी जो बीजेपी की जो प्रत्याशी है हमारे, जो रंजना डिफेंस साहू जी, उन्होंने लिखित आवेदन दिया, उसके ऊपर भी इन्होंने कार्रवाई नहीं करी। भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से यह चुनाव जीत रही है। और सिटिंग एमएलए ने जो कार्य पूरे धमतरी विधानसभा में संपन्न किया है, उन कार्यों को देख करके जनता की पसंद से सर्वे के आधार पर भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें पुनः प्रत्याशी घोषित किया है। और निश्चित रूप से आप धमतरी विधानसभा की बात करते हैं, तो मैं धमतरी विधानसभा में आपको छोटे छोटे 2-3 उदाहरण ऐसे दूंगा। धमतरी विधानसभा में आमदी कॉलेज हो, कंडेल कॉलेज हो, वो भाजपा की शासन में आए हैं। विपक्ष में भले कांग्रेस के विधायक थे माननीय गुरमुख सिंह होरा जी, उसके बाद भी कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उस समय किसी भी प्रकार से भेदभाव नहीं किया है। देखिए भैया, आज से 5 साल पहले भी बीजेपी पार्टी ने भी नए प्रत्याशी चुन के उतारी। आदमी बोले नए हैं। इस समय पहले बार कांग्रेस सरकार ने भी नए प्रत्याशी चुन के उतारी। लेकिन अब बोलते हैं कि प्रत्याशी को हम जानते नहीं हैं, पहचानते नहीं हैं। अब इस समय देखते हैं कि अगर ये नए प्रत्याशी जीत के आते हैं तो क्या करते हैं। नया तो है, अनगिनत कार्य किए हैं और सबके दिलों में राज करने वाले गुरमुख सिंह होरा जी हैं। वर्तमान में भी सारे सर्वे में, चाहे वो दिल्ली के सर्वे हो, चाहे वो प्रदेश कांग्रेस के सर्वे हो, चाहे वो राहुल गांधी जी के सर्वे हो, ये सारे सर्वे में माननीय गुरमुख सिंह होरा जी का नाम था। मैं तो आपको शुरू में ही बताया, मुझे तो दोनों कमजोर लग रहे हैं। और फिर धमतरी गर्त में जाने वाला ऐसा दिख रहा है, क्योंकि जो कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार हैं, हम खुद आपके साथ कितने सालों से आज सक्रिय रूप से हैं, लेकिन हम उनको नहीं जानते हैं। और भाजपा के प्रत्याशी का भी हमने परफॉर्मेंस पिछले 5 सालों में देखा है। ठीक है, थोड़े बहुत उन्होंने मुद्दे उठाए, लेकिन मुद्दे उठाने से ज़्यादा सार्थक है कि धमतरी में विकास कार्य करवाना और उनको पूर्ण रूप देना। तो इस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो इस बार के चुनाव में धमतरी में दोनों प्रत्याशी अभी तक जो घोषित हुए हैं दोनों प्रमुख पार्टियों के, वो नगण्य हैं। और संभावना ऐसी है कि इस बार कोई निर्दलीय और कोई अच्छा प्रत्याशी अगर धमतरी में अपनी छाप छोड़ता है तो निश्चित रूप से जनता उसे मौका दे सकती है। मुझे कांग्रेस से लोगों से और उनके बारे में बात करने की आवश्यकता नहीं है। वो अपने चीज़ों को अपने हिसाब से हैंडल करें। हम भारतीय जनता पार्टी के हैं और भारतीय जनता पार्टी पूर्ण रूप से यहाँ विजयी हो रही है, हम इतना जानते हैं। ठीक है, दोनों प्रत्याशी को कमजोर बताया जा रहा है, क्या कहना आपका? सूरज तिवारी जी का सूरज शर्मा जी अभी राजनीति में नए हैं, जो कि 4-5 साल, 5-6 साल या 10 साल हुआ होगा, वो राजनीति का पूरा अनुभव नहीं रखते। चूँकि शहर अध्यक्ष है, छोटे भाई है मेरे, लेकिन लगभग 25 सालों से मैं भी राजनीति में हूँ। ये एनालिसिस है धमतरी के जनमानस में कि दोनों प्रत्याशी की जो गिनती है वो, अभी आपने रौनक अग्रवाल जी सुन रहे थे, कोई निर्दलीय आए तो निर्दलीय आएगा भी तो उसका बल मिलेगा। लेकिन हमारा हम ऐसा प्रयास कर रहे हैं कि माननीय गुरमुख सिंह होरा जी जैसे ही व्यक्ति को धमतरी से लड़ाया जाए
और धमतरी में एक माहौल है और वो उसका दबाव भी बनेगा कि गुरमुख सिंह होरा जी ही ऐसे प्रत्याशी जो धमतरी विधानसभा में जीत सकते हैं। और मैं ये भी कह सकता हूँ कि वो सरकार बनेगी और होरा जी ही उसमें शामिल होंगे। जीत के जो आएगा वही बताएगा। बिल्कुल, जो जीतेगा वही सिकंदर कहलाएगा। और लेकिन एक चीज़ जरूर है कि धमतरी के मुद्दे आपने सुना होगा कि 5 साल पहले के चुनाव में 2018 में जो मुद्दे थे, इस चुनाव में भी यही मुद्दे हैं। अगर ये स्थिति है तो सवाल खड़ा होता है कि नेताओं ने, जनप्रतिनिधियों ने आखिर इन 5 सालों में किया क्या है। इस बार भी जो मुद्दे हैं उनके ऊपर चेहरे हावी होते दिख रहे हैं। तो 2023 का चुनाव कहीं ना कहीं मुद्दों को पीछे छोड़कर चेहरों के ऊपर होने जा रहा है। देखना होगा कि परिणाम क्या लेकर आएंगे इस बार के चुनाव, और अब की बार क्या धमतरी का विकास आगे बढ़ेगा या नहीं। अभिषेक पांडे, न्यूज़ 18 धमतरी।